बच्चों नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मौर्य आप सभी का नीट बायोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे नीट 2024 में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन करा चुके हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है हाइट सेकेंड ऑलवेज कट्स डीएनए मॉलिक्यूल्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ। इस क्वेश्चन में आपको केवल दो मीनिंग समझना है। पहला मीनिंग यहाँ पर है हाइट सेकेंड। हाइट सेकेंड एक जीवाणु का नाम रखा गया है। इसका नाम है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी एक बैक्टीरिया जीवाणु है और यह जीवाणु का जो वंश का नाम है हीमोफाइलस है। इसको एच के द्वारा लिखा जाता है। जो इसका जाति है वह इन्फ्लुएंजी है। इसको स्मॉल आई के द्वारा लिखते हैं। तो जीवाणु के नामोक्लेचर नामकरण के आधार पर हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी को लिखा गया है हाइट सेकेंड। तो हाइट सेकेंड जो है या हाइट सेकेंड के द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम्स हैं। मीन्स हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु के द्वारा जो एंजाइम स्रावित होते हैं उस एंजाइम का नाम ही लिखा गया है हाइट सेकेंड। इसलिए हाइट सेकेंड एक एंजाइम्स है, एंजाइम के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स है वह किसी भी डीएनए अणु को किसी एक विशिष्ट सीक्वेंस से काटता है। मीन्स वो जिस सीक्वेंस से काटता है उस सीक्वेंस को पहले वह पहचानने का कार्य करता है। तो डीएनए के किसी ऐसे खंड कि उस खंड को हाइट सेकेंड एंजाइम्स पहले उसको पहचानता है, तो उसको पहचानने को ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहलाता है। और जिस सीक्वेंस को पहचानता है उस सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। उस सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसे कहते हैं? जैसे अगर हम किसी भी नाम को पढ़ते हैं, आगे से पढ़े जैसे नमन, और उसको अगर हम पीछे से भी पढ़े नमन, तो उस बात वही समान होगी। आगे से जैसे हम पढ़ते हैं जहाज, पीछे से अगर भी हम पढ़े जहाज, तो बात समान होती है। उसी तरीके से डीएनए के अणु में जो यहाँ पे नाइट्रोजनी समाक्षारों का सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस अगर हम आगे से पढ़ेंगे तो भी वही सीक्वेंस, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट में भी अगर उसको हम पढ़ेंगे तो वही सीक्वेंस सेम आता है। तो इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डीएनए का एक सूत्र में ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन और साइटोसिन है, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री संपूरक सूत्र में है ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप आगे से पढ़ रहे हैं या इसको पीछे से पढ़ रहे हैं, दोनों का समान प्रोनाउंसिएशन आता है। जैसे देखिए यहाँ पे ग्वानिन है, आगे से ग्वानिन है, पीछे से ग्वानिन, फिर एडेनिन, फिर एडेनिन, 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 थाइमिन, 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 साइटोसिन, साइटोसिन। तो इस तरीके से अगर डीएनए की कोई ऐसे छोटे से यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस की संख्या 6 है। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनी समाक्षारों की संख्या कितनी है? 6 है, 6 है। तो इस तरीके से 6 नाइट्रोजनी बेसों की जो एक सीक्वेंस है, और यह सीक्वेंस को हम आगे से पढ़ते हैं तो भी वही क्रम, पीछे से पढ़ते हैं तो भी वही क्रम, और ऐसे सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई, पहचान करना या रिकॉग्निशन करने का कार्य जो होता है हाइट सेकेंड करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 6 बेस पेयर, क्योंकि हाइट सेकेंड एंजाइम्स जो है या एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई, रिकॉग्निशन करता है, रिकॉग्नाइज करके उसी भाग से, उसी पर्टिकुलर पॉइंट से वह जो है इसको कट करता है, और यह कट करने का कार्य करता है। तो उसमें कितने नाइट्रोजनस बेस आते हैं? 6 बेस पेयर। इसलिए यहाँ पर ए गलत हो जाएगा, ए भी गलत, ए भी गलत। कहने का मतलब आपको इस क्वेश्चन से एक समझ में आता है कि ये आपका क्वेश्चन जो है बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी के लेसन से लिया गया है, और इसमें केवल बेसिक आपको इंफॉर्मेशन सूचना पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को लेते हैं जिसमें 6 नाइट्रोजनस बेस सम्मिलित होते हैं, और वह ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, और उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री सूत्र है ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो इस तरीके से आपको छोटे से इंफॉर्मेशन के द्वारा आपका नीट का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते रहिए।
अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ स्टेम थस इंक्रीजिंग द यील्ड। कहने का मतलब इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो प्लांट ग्रोथ, पौधे की वृद्धि हो रही है, उस पौधे की वृद्धि के लिए मतलब अगर कोई फसल लेते हैं जैसे शुगर केन है, तो उसके शुगर केन के ऊपर हम या प्लांट के वृद्धि के लिए या कोई प्लांट रेगुलेटर्स जो है, उसका प्लांट रेगुलेटर्स जो है वो ऐसा रेगुलेटर्स है जो स्टेम के लेंथ को इंक्रीज कर देता है और वहां पर उसके फसल के प्रोडक्शन में भी इंक्रीजिंग हो जाती है। तो ऐसे कौन से हार्मोन्स को हम यहाँ पे स्प्रे करते हैं, छिड़कते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है जिब्रेलिन। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो जिब्रेलिन्स है, जिब्रेलिन का श्रावण करने वाला एक फंजाई है और फंजाई हिंदी में इसको कवक कहते हैं। उसका नाम है जिब्रेला फ्यूजीकुराई। ये जिब्रेला फ्यूजीकुराई है। ध्यान दीजिएगा कि जो एक धान का पौधा है, धान के पौधा में एक कवक पाया जाता है और उस कवक का नाम है जिब्रेला फ्यूजीकुराई। ये जिब्रेला फ्यूजीकुराई जो होता है, यह जिब्रेला फ्यूजीकुराई एक अम्लीय यौगिक का श्रावण करता है और उस अम्लीय यौगिक का नाम होता है जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिक एसिड है। अब ये जो जिब्रेलिक एसिड है, यह पौधे के स्टेम के हाइट को इंक्रीज कर देता है, स्टेम के हाइट के वृद्धि को प्रमोट करता है, प्रेरित करता है, जिसके कारण से पौधे की तने की लंबाई जो है बढ़ जाती है। तो सबसे पहले देखा गया था कि कुछ वैज्ञानिकों ने देखा था कि जो जिब्रेलिक धान के खेतों में कि जो जिब्रेलिक एसिड है जिस धान के पौधे में रहता है, उस पौधे की लंबाई बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखा गया कि उसमें जिब्रेला फ्यूजीकुराई कवक पाए जाते हैं। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने उसका उपयोग किया कि अगर हम जिब्रेलिक एसिड को कवक से निकाल करके अगर हम किसी पौधे पर छिड़काव करते हैं तो पौधे पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो पौधे की वृद्धि जो होती है, उसकी स्टेम के लेंथ है इंक्रीज कर जाते हैं और इस तरीके से जब इसकी स्टेम के इंक्रीज करने वाला जो हार्मोन्स उसका नाम है जिब्रेलिन्स या जिब्रेलिक एसिड कहते हैं। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया जिब्रेलिन्स हो गया। ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। तो इस तरीके से बच्चों किसी भी नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन जानना पड़ेगा, उसके टर्मिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और फिर इसके बाद आप उस नॉलेज से, इन सूचना इंफॉर्मेशन से और कॉन्सेप्ट से आप नीट के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। और मैं गारंटी करता हूं कि आपका इस तरीके से मेहनत और प्रैक्टिस अपना आप शुरू करेंगे तो आपका नीट में सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। धन्यवाद।